हेलो क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से डिनोट करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज सम ऑफ, ये जो सिंबल मैंने ड्रॉ किया है ये समेशन का है, वो भी मैं समझाऊंगा। तो सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इट्स स्क्वायर। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज द सम ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इट्स स्क्वायर, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कहां से होता है, एक समझा देता हूं मैं कि अगर मान लेते ये एक वायर है, तार है, जिसका कोई भी मास हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसको हमने एक बॉब इस तरह का लगा दिए और इसका हम मास कंसीडर कर रहे हैं m, और इसको हम घुमा रहे हैं, लेकिन घुमाने वाला जो एक्सिस है ये है, तो इस पर ये घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ये बॉडी का मास क्या है, m। जो बॉडी है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूर है, तो वो हम डिस्टेंस कंसीडर करते हैं r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये बॉडी का मास क्या है m और बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसका r, और उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है। अब ये एक ही मास है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे मासेस है। अगर और एक मास मैंने यहाँ पे रख दिया, जैसे मैंने इसको m1 बोल दिया, ये m2 हो गया, इधर में एक मास मैंने रख दिया, इसको मैंने m3 बोल दिया, तो तीन मासेस है। तो सभी मासेस को अपने को और उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। मतलब जैसे देखो, पहले मास के लिए m1, ये डिस्टेंस हम r1 कंसीडर करते हैं, तो r1 का स्क्वायर। दूसरा मास m2 और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, तो फिर m2 r2 का स्क्वायर प्लस तीसरा मास है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस r3 है, तो m3 और r3 का स्क्वायर, m3 और r3 का स्क्वायर। ये तीनों क्वांटिटीज देखो सेम है, मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन तीनों को हम कॉम्बिनेशन में कैसा लिख सकते हैं, समेशन ऑफ मास। अभी हम m1 नहीं लिखेंगे, m I लिख सकते हैं हम। I क्या होगा, या तो 1 2 3, ये कुछ भी हो सकता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को किससे डिनोट किया हमने, r से, ri हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसका क्या रहेगा, स्क्वायर। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट, दो चीजों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी और पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे, जिसे हम रोटेशनल इनर्शिया भी बोल सकते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा, ये मास है, मास का यूनिट क्या होता है, kg, और रेडियस एक तरह का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। r का स्क्वायर था इसलिए मीटर का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो SI यूनिट क्या हो गया, SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज kg मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसका डायमेंशन देखना चाहते हैं, मतलब LMT, तो लेंथ मास टाइम kg किसका यूनिट है, मास का। तो देखो ये क्या है, लेंथ यहाँ पर क्या है, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर का पावर 2, तो L का पावर 2। मास किसका यूनिट का है, मतलब मास का यूनिट क्या होता है, kg का पावर 1, तो m का पावर 1, और टाइम का यूनिट सेकंड यहाँ पर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L2m1t0। तो हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। कोई भी एक हम रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं, तो सपोज करते हैं ये अपने पास में एक कोई बॉडी है, ठीक है, कोई भी एक बॉडी अवेलेबल है। अब ये जो बॉडी घूम रही है,
इसका कोई तो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हम कंसीडर करते हैं, ये बॉडी का है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इस एक्सिस पर ये बॉडी क्या हो रही है, घूम रही है। तो ये पूरी एक कंप्लीट बॉडी है, तो इस कंप्लीट बॉडी का एंगुलर स्पीड ओमेगा हम कंसीडर करते हैं। सपोज ये इस डायरेक्शन में ऐसे बॉडी घूम रही है इस एक्सिस पर। अब इस रिजिड बॉडी में कुछ हम पार्टिकल्स भी कंसीडर करते हैं, तो कुछ अगर हम पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं, सपोज टू बी ये पहला पार्टिकल, एक्चुअली इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स से हम कुछ ही पार्टिकल कंसीडर करेंगे। ये पहला पार्टिकल जिसका हम नाम दे देते हैं, इसका मास है m1। ये दूसरा पार्टिकल, इसका मास हम कंसीडर कर लेते हैं m2। ये थर्ड पार्टिकल जिसका मास हम कंसीडर करें m3। और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हम नहीं ले सकते, लेकिन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर mn मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो लास्ट का होगा वो mn हम कंसीडर करते हैं। तो जो मास है m1, एक्सिस से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम कंसीडर कर रहे हैं r1। m2 ये जो मास है, एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं r2। m3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस हो गया r3, और mn का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस हम कंसीडर कर रहे हैं rn। तो ये ओमेगा क्या हो गया यहाँ पर, एंगुलर स्पीड। अब हम लीनियर स्पीड की बात करेंगे, तो लीनियर स्पीड की हर एक पार्टिकल के लिए लीनियर स्पीड की बात करेंगे। तो लीनियर स्पीड मतलब क्या होता है, इसको हम v से डिनोट करते हैं। तो पहला पार्टिकल जिसका मास कितना है m1, तो इसके लिए अगर हम लीनियर स्पीड की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो लीनियर स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो लीनियर स्पीड जिसको हम v से डिनोट करते हैं, पहला पार्टिकल है इसलिए v1 इसको बोल देंगे। तो इसकी लीनियर स्पीड क्या होगी, v1। वैसे इसकी लीनियर स्पीड v2, इसकी स्पीड v3 और इसकी स्पीड vn कंसीडर करेंगे। और v इक्वल्स टू, हमें पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा। v इक्वल्स टू r ओमेगा। तो पहले पार्टिकल और ये जो एक्सिस है इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r1। तो r नहीं, हम क्या लिखेंगे, r1। अब ओमेगा 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरे बॉडी का एक ही एंगुलर स्पीड रहेगा, इसलिए हम सिर्फ ओमेगा लिखेंगे। वैसे ही लीनियर स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल वो क्या हो जाएगा, v2 इक्वल्स टू r2 ओमेगा। लीनियर स्पीड ऑफ थर्ड पार्टिकल वो क्या हो जाएगा, v3 इक्वल्स टू r3 ओमेगा। फिर एक पार्टिकल बचा, सबसे लास्ट का हम ले लेते हैं mn वाला। तो लीनियर स्पीड ऑफ nth वाला पार्टिकल, और vn इक्वल्स टू rn इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा। अब हम इनके काइनेटिक एनर्जी की भी बात करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल वो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर, और हाफ लगता है सामने, हाफ mv स्क्वायर। तो पहले पार्टिकल की हम बात कर रहे थे, इसलिए m1 v1 स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ m1। अब v1 क्या होता है, v1 r1 ओमेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे r1 ओमेगा, और v1 का स्क्वायर था तो ब्रैकेट का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। इस तरह से क्या हो जाएगा, हाफ m1 r1 का स्क्वायर r1 स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी पहले पार्टिकल के लिए कितनी आई है, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, उसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, ke2 इक्वल्स टू हाफ, सेकेंड पार्टिकल है इसलिए m2, सेकेंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसलिए r2 का स्क्वायर और ये ओमेगा का स्क्वायर। अब हम इस तरह से फाइंड आउट नहीं करेंगे बार बार, डायरेक्टली हम लिख देंगे
के सेकंड पार्टिकल के लिए ये काइनेटिक एनर्जी होती है। वैसे ही फिर थर्ड पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल हाफ m3 r3 स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही n जो लास्ट वाला पार्टिकल है, तो जो nth नंबर का जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल इक्वल टू हाफ mn rn उसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। आप इसको नोट कर लो। अब हम क्या करने वाले हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो सभी काइनेटिक एनर्जीज आई है, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और n, इन सभी को अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये जो काइनेटिक एनर्जी है किस तरह की है, ये ट्रांसलेशनल टाइप की है। ये कैसे है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, टू फाइंड आउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एडिंग ऑल द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हम सभी को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज सम ऑफ ऑल द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अपने को फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू, पहली काइनेटिक एनर्जी क्या थी अपनी, ke1 प्लस ke2 प्लस ke3 प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं, तो सबसे लास्ट वाली जो एनर्जी है वो क्या है, ke(n) है। नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए हमने n दे दी, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल रहेगा उसके लिए। फिर ke1 का फॉर्मूला क्या था, हाफ m, और v1 तो था m1 v1, लेकिन v1 की जगह हमने क्या लिखे थे, v1 की जगह r ओमेगा लिख दिए थे और उसका स्क्वायर था। तो r का स्क्वायर क्या आया था, r स्क्वायर, और ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकंड क्या आई थी, आप देख लो वहां से, वो आई होगी हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस थर्ड हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू द, इसके लिए हाफ mn rn स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। इन सभी जगह में अगर कुछ कॉमन चीज है तो वो हम बाहर निकाल देंगे। हर जगह पर हाफ तो कॉमन दिखता है, ये हो गया हाफ, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन दिखता है, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो फिर क्या बचा, यहाँ पर m1 r1 स्क्वायर प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो बचा m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर और प्लस क्या बचा, mn rn स्क्वायर। अब देखो, मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, ये सभी वही है। तो इनके जगह हम कॉमनली समेशन वाला लिख सकते हैं फॉर्म में, हाफ ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसका क्या है, स्क्वायर। लेकिन 1 2 3 4 लिखने की जगह हम यहाँ पर आई लिख देंगे। आई मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो ये समेशन हो गया। फिर हाफ ओमेगा स्क्वायर और समेशन ऑफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब भी हमने देख लिया तो आई, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, हाफ आई को हम सामने रखते हैं, आई ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या आती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन अपने को पता है क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये दोनों कैसे एक दूसरे से एनालॉगस है, ठीक है। ट्रांसलेशन में मास होता है तो रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रांसलेशन में लीनियर वेलोसिटी होती है तो रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड होती है। तो ये जो दोनों है ये कैसे है, एनालॉगस है। एनालॉगस का मतलब सिमिलर है।
ठीक है। लीनियर के केस में ये ट्रांसलेशन या फिर लीनियर के केस में मास होता है, तो रोटेशन या फिर एंगुलर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल के केस में लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पर क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड बोल सकते हैं। अब हाफ आई, ओमेगा मतलब क्या होता है ट्वाइस पाई एन। ये फॉर्मूला है सिंपल सा, ओमेगा इक्वल्स टू ट्वाइस पाई एन। ओमेगा की जगह हमने रख दिया ट्वाइस पाई एन, स्क्वायर था तो ये स्क्वायर कर दिए, ये हो गया हाफ आई, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और एन का स्क्वायर एन स्क्वायर। ये 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आएगा। 2 को हम सामने लिख रहे 2, ये आई पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन 2i पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आ गया। अभी ध्यान दो आप, ये 2 कैसे कांस्टेंट चीज है, 2 आज भी 2 है, कल भी 2 रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं, कांस्टेंट चीज है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हमने बॉडी चेंज नहीं किए, बॉडी का मास चेंज नहीं किए, सभी पार्टिकल वैसे के वैसे है, तो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसे रहेगा कांस्टेंट। पाई ये तो आपको पता है, ये तो कांस्टेंट ही रहता है 3.14। तो एन क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। ये वो जो बॉडी जो मैंने ड्रॉ किया था, जब भी वो घूमेगा तो कभी हो सकता है कम स्पीड से घूमेगी बॉडी या फिर ज्यादा स्पीड से घूमेगी, तो उससे से रिलेटेड उसकी क्या होती है फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, क्या है 2i पाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और इक्वल टू मिलकर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब हम लिख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होमोजीनियस रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक होमोजीनियस बॉडी मतलब उस बॉडी में हर एक पार्टिकल का मास कैसे रहेगा सेम, हर जगह पर उसका प्रोपोर्शन, मतलब वो बॉडी हर जगह से सेम रहेगी। मतलब आप सिंपली ये बोल सकते हो कि अगर कोई बॉडी है तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं, जैसे जब भी हमने कंसीडर किया M1 M2 M3 एक्सेट्रा, तो अब हम कंसीडर करेंगे हर एक जो पार्टिकल है उसका मास कैसे रहेगा सेम। तो हम कंसीडर कर रहे डीएम मतलब छोटा सा मास, मतलब एक जो पार्टिकल है उसका छोटा सा मास, पूरी बॉडी इसका मास हम m और एक छोटा सा पार्टिकल उसका मास हम क्या कंसीडर करें डीएम क्या है मास ऑफ ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का मास क्या है m, और ऑन एन एवरेज हम उनका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक ही पार्टिकल को हम कंसीडर करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इसका मास, छोटा सा पार्टिकल इसका मास क्या है डीएम जो बहुत छोटा होता है उसको डीएम से हम कंसीडर करेंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर किया आर, तो आर और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ एक छोटे से पार्टिकल का हो गया, पूरे बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया, और पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो छोटे चीज से बड़े चीज को फाइंड आउट करना है, तो उसको इंटीग्रेट किया जाता है। तो फिर बाय इंटीग्रेटिंग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, कंप्लीट बॉडी, ये सिर्फ पार्टिकल का था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्टिकल हम बोल सकते हैं। और कंप्लीट बॉडी के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं I इक्वल्स टू, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम इसको आर स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू dm। ये एक रूल है इस तरह का कि इंटीग्रेशन करना होता है तो किसी न किसी रिस्पेक्ट से करना होता है, जिसके साथ में d लगा होता है उसी के रिस्पेक्ट से करना होता है। तो dm है इसलिए dm को हमने पीछे रख दिए। तो टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ
परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, dm हो गया।